और मेरे स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई BK सिन्हा वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंक्लूड किया था आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को और बताया ये भी था कि अगला जो भी वीडियो हम लोग पब्लिश करेंगे उसमें इससे रिलेटेड एक्सरसाइज होगा। आर्टिकल से रिलेटेड कौन सा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे ये अभी डिस्कस करता हूं। तो पहले आज का सेशन आर्टिकल पर है और आर्टिकल का ये प्रैक्टिस सेशन है। आर्टिकल का प्रैक्टिस सेशन है मींस इसमें आर्टिकल के जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं उसको यूज करते हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि एरर्स हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं किसी भी दिए गए सेंटेंस में, वही पूरा डिस्कशन होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल सेशन फॉर यू। और आप एकदम आराम से ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। यू विल इंजॉय अ लॉट, क्योंकि इस प्रोसेस में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं मेरे से, और ऐसी चीजें जो हमेशा आपको एग्जाम में मदद करेंगी, एग्जाम के लिए यूजफुल होंगी। जो भी डिस्कशन यहाँ पे होगा, बीच में क्वेश्चंस में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स भी आएंगे उसको भी मैं आपके फायदे के लिए अलग से डिस्कस करूंगा, तो साइमल्टेनियसली योर वर्ड पावर विल आल्सो इंप्रूव। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में एरर्स कितने आसानी से और कितने एक्यूरेसी के साथ बनता है, आपको देखकर ये बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश में जो सेंटेंस में एरर होते हैं वो वास्तव में क्या होते हैं। पहले इसको समझना जरूरी है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज मैं अपनी बाइक से रोड पे जा रहा हूं, कहीं पे रेड लाइट जली हुई है, लेकिन मैं अपने ध्यान में मग्न हूं कि मुझे क्लास लेने जाना है, टाइम से पहुंचना है। मैं उस उधेड़ बुन में हूं और विदाउट मार्किंग द रेड लाइट मैं आगे बढ़ जाता हूं। थोड़ा ही सा आगे बढ़ता हूं कि आके एक ट्रैफिक पुलिस वाला मेरी बाइक को पकड़ लेता है, चाबी निकाल लेता है और बोलता है कि आपने गलती की, अब आपको पेनाल्टी देनी होगी। गलती मेरे से क्या हुई? रूल कहता है कि जब रेड लाइट जली हुई हो तो यू शुड नॉट मूव फर्दर, आपको आगे नहीं जाना है। मैंने क्या किया? मैंने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, ट्रैफिक रूल को वायलेट कर दिया, जिसकी वजह से गलती हो गई और उसके लिए मुझे पेनाल्टी भरनी पड़ी। तो मेरे से क्या हुआ? ऑन माई पार्ट देयर वॉज सम एरर कमिटेड बाई मी, जिसके लिए पेनाल्टी देनी पड़ी। तो उसी चीज को हम लोग यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस में एरर क्या होता है। एरर वहीं पे होता है जब हम इंग्लिश ग्रामर के रूल को या कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, उससे डेविएट कर जाते हैं, उससे हट जाते हैं, तो वहां पे एरर का सामना करना पड़ता है। मीन्स एरर कैन बी सिंपली डिफाइंड एज डेविएशन फ्रॉम रूल। किसी भी रूल से डेविएट कर जाना, उससे किनारे हट जाना, उसको नहीं मानना, वही एरर है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन आपके पास आएगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस, तो वहां पे आपको स्पॉट करना है कि किस पार्ट में सेंटेंस में एरर है। फॉर दैट पर्पस आपके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए? आपके पास इंग्लिश ग्रामर की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ उस नॉलेज का एकदम सही समय पर एप्लीकेशन भी होना चाहिए। इफ यू फेल टू अप्लाई योर नॉलेज यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द एरर। इसीलिए उस नॉलेज को सही समय पर कैसे अप्लाई करते हैं ये भी पक्का पता होना चाहिए। तो ये था एरर का कॉन्सेप्ट, विच इज डेविएशन फ्रॉम रूल, और इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस में, जो अब आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे
दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। और आज का जो सेशन है, दिस इज एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द एरर्स पर्टेनिंग टू आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पर बेस्ड एरर हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल में जो कॉन्सेप्ट, जो रूल्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं, सिर्फ उसको अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, राधिका इज ए यूनिक सिंगर ऑफ द कॉलेज वेयर हर ब्रदर रीड्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ध्यान जाता है इस आर्टिकल पर और एक आर्टिकल और लगा हुआ है यहाँ पर। क्लियर? डिसाइड करना है कि क्या ये दोनों आर्टिकल्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही यूज किए गए हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं यूनिक के हिसाब से लगता है कि ए गलत है। यहां पे चूंकि ये यू से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहां पर होना चाहिए एन। लेकिन ये मैंने डिस्कस किया है, आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी, यूनिक अपॉर्चुनिटीज, ये एग्जाम्पल्स वहां पर थे, उसी को यहाँ पे अप्लाई करके देखना है कि यहाँ पर ए सही है या एन सही है। तो यहाँ पे अगर आप एन यूज करते तो ये गलत होता, ए बिल्कुल सही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। फिर वी कम टू दिस, यहाँ पर कॉलेज के पहले द का यूज सही है या यहाँ पर ए लगना चाहिए। तो यहाँ पर भी द सही यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग उस कॉलेज की बात कर रहे हैं जहाँ उसका भाई पढ़ता है। मीन्स हम लोग एक डेफिनेट कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर राधिका का भाई पढ़ता है। तो इसीलिए राधिका के भाई से रिलेटेड ये कॉलेज है और इसीलिए इसके पहले यहाँ पे द सही है। सो दिस इज ए केस ऑफ नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा नो एरर। गॉट इट? इस तरह से अगर हम अप्लाई करेंगे तो देखिए अभी फटाफट कैसे एरर्स बनते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर था नो एरर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 2। आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। यहां पर देखते हैं कि ट्रूथ एक नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगना चाहिए। ए या द, ये आर्टिकल यहां पर होना चाहिए था, बट दैट आर्टिकल इज मिसिंग ओवर हियर। सेंटेंस का मीनिंग अगर देखते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में ज्यादातर दिक्कत क्या होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन देयर इन द क्वेश्चन। अगर उसको हम ठीक से समझने लगे जो चीज लिखी हुई है क्वेश्चन के रूप में, तो आई टेल यू कि करीब 40% आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। बट यू विल हैव टू कॉम्प्रहेंड द गिवन सेंटेंस एक्यूरेटली और परफेक्टली। यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि एक सच्चाई ऐसी है जिसको जानने के बाद उन्होंने इस मामले में बिल्कुल सही निर्णय लिया गया निर्णय सही था और किसी खास मैटर में। तो यहाँ पे मैटर के पहले द सही यूज किया गया है। यहाँ पे एक खास डिसीजन लिया गया है, डेफिनेट डिसीजन है, इसीलिए द भी सही है। बट सच्चाई भी तो डेफिनेट होगी, ऐसा नहीं है कि सच्चाई इनडेफिनेट होगी। एक खास सच्चाई थी जिसको जानने के बाद, तो खास के लिए या डेफिनेट के लिए हम लोग आर्टिकल द यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा 1। यहाँ पे पार्ट 1 में गलती है, ट्रूथ के पहले यहाँ पे द होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 3। ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइम द कॉन्सर्ट एंडेड द क्राउड क्लैप्ड एंड चीयर्ड इंथुसियास्टिकली। यहाँ पे 2 वर्ड मैं आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ, दोनों काम एक साथ होगा, ग्रामर भी होगा साथ ही साथ वर्ड भी होगा। दिस इज कॉन्सर्ट एंड दिस इज इंथुसियास्टिकली। एग्जाम में कई बार ये वर्ड्स आते भी हैं। तो देयर आर 2 वर्ड्स, वन इज कॉन्सर्ट जो यहाँ पे लिखा है एंड द अदर इज कॉन्सॉर्ट। अगर हम देखें तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, सुनने में एक जैसे हैं बट मीनिंग वाइज दे आर डिफरेंट। कॉन्सर्ट मीन्स होता है संगीत संध्या, कोई म्यूजिकल इवेंट जो होता है ना उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सर्ट, संगीत संध्या। और कॉन्सर्ट का मतलब होता है
साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। याद रखने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व हस्बैंड वाइफ ऑफ टाइम में, ऑफिस के टाइम की बात मैं नहीं करता हूँ, उस समय तो हस्बैंड जिस ऑफिस में है वहाँ वो अकेले जाएगा, वाइफ अगर वर्किंग है तो वो अपने वर्क प्लेस पर अकेले जाएगी। बट आफ्टर ऑफिस आवर, बी इट ए हॉलीडे और इन द इवनिंग, आप देखते होंगे कि हस्बैंड वाइफ आपको साथ साथ चलते हुए दिखेंगे। तो वहां पर आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, हस्बैंड एंड वाइफ कॉन्सर्ट टुगेदर, साथ साथ चलना। और कॉन्सर्ट का मतलब होता है संगीत संध्या। एक और वर्ड यहाँ पे है इंथुसियास्टिकली, देयर इज ए वर्ड इंथुसियाज्म, ये बहुत कॉमन वर्ड है। इंथुसियाज्म मीन्स होता है उत्साह, इसी का एडवर्ब यहाँ पे यूज किया गया है इंथुसियास्टिकली, मतलब उत्साह पूर्वक। सेंटेंस से पता चलता है कि जब वो कॉन्सर्ट या संगीत संध्या जिस समय खत्म हुई, उस समय जो डेफिनेट भीड़ वहां पर थी उसने तालियां बजाई और बहुत उत्साह पूर्वक चीयर किया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे एक खास संगीत संध्या की बात की गई है, इसीलिए द यहाँ पे सही यूज किया गया है। लेकिन जो कॉन्सर्ट है, जो संगीत संध्या है, उसके खत्म होने का टाइम भी निश्चित रहा होगा, एक डेफिनेट टाइम पे वो खत्म हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे टाइम के पहले भी द यूज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है और यही एरर है। टाइम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा 1 इसका सही आंसर है, पार्ट 1 में गलती है। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे है जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। यहां पे जज का मतलब न्यायाधीश। जज का 2 मीनिंग होता है, एक तो होता है किसी चीज को जज करना, किसी चीज के बारे में फैसला करना, वो वर्ब के रूप में यूज होता है, बट एज ए नाउन न्यायाधीश के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहां पर सेंटेंस का जो मीनिंग है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना होगा कि मीनिंग क्या है। कहता है किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि अचानक उसके अंदर सोया हुआ जज जग गया। प्रिवेल अपॉन का मतलब होता है कि उस व्यक्ति पर वो चीज हावी हो गई या प्रिवेल कर गई। हावी होने के लिए वर्ड हम लोग यूज करेंगे प्रिवेल और उसके साथ प्रीपोजिशन अपॉन है। तो उस व्यक्ति के अंदर, जो कि एक बेटे का पिता था, उसके अंदर सोया हुआ जज अचानक जग गया और उस व्यक्ति ने अपने बेटे के लिए मौत की सजा सुना दी। यहां पे एक और वर्ड है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब हम लोग तो जानते हैं कि होता है वाक्य, बट सेंटेंस का दूसरा मीनिंग है सजा या सजा देना, और उसने अपने बेटे को मौत की सजा दे दी। यहां पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट ए डेफिनेट जज, हम लोग उस जज की बात कर रहे हैं जो उस पिता के अंदर सोया हुआ था, तो इसीलिए यहां पे जज के पहले आर्टिकल द लगना चाहिए। The judge in him prevailed upon the father and he sentenced his son to death। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर कहां पे होगा? आंसर इसका होगा 1। एरर लाइज इन पार्ट 1। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जॉर्ज हैड ऑलरेडी सबमिटेड हिज द डॉक्यूमेंट इवन बिफोर यू आस्क्ड फॉर इट। सेंटेंस का मीनिंग है कि इससे पहले कि तुम उसे बोलते, उसके पहले ही जॉर्ज ने अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। ये वाला आप लोग वीडियो देखेंगे पहले वाला तो पता चलेगा, कल ही इसको डिस्कस किया है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उन दोनों के बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगता। यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव है हिज और उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो डॉक्यूमेंट है, तो हिज और डॉक्यूमेंट के बीच में कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि लिखा हुआ रहेगा माई हाउस और उसके पहले ए लिखा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं होता।
दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू दिस सेंटेंस, और यहाँ पे द का यूज गलत है, सो द आंसर इज 2। इसमें आंसर होगा 2। यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमिट, सबमिट एक अच्छा वर्ड है जो कॉमन एरर जो होता है लोगों के बीच में। कॉमन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन एरर? कॉमन एरर वैसे एरर को कहते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। 90% लोग इस गलती को करते हैं और उतने ही लोग इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि उसने जो कहा होगा वो सही होगा, फॉर वांट ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसके बारे में सुनने वाले को भी या देखने वाले को भी ठीक से पता नहीं होता। इसीलिए कॉमन एरर इतना प्रिवलेंट हो जाता है कि 90% लोग उस एरर को करते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसको मैं बता सकता हूं। एक वर्ड है सबमिट और एक वर्ड है डिपॉजिट। दोनों ही वर्ब हैं और दोनों का मतलब होता है जमा करना, बट यूज वाइज दे आर डिफरेंट। एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है, डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है, बट कैश डिपॉजिट किया जाता है। एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट इसको हम लोग सबमिट करते हैं, वेयर एज कैश इज डिपॉजिटेड, कैश को डिपॉजिट किया जाता है। बट अगर आपको ये फाइन डिफरेंस पता नहीं है सबमिट और डिपॉजिट के बीच में, तो जहां पे यूज करना चाहिए डिपॉजिट वहां पे आप यूज कर देंगे सबमिट, और जहां पे यूज करना चाहिए सबमिट वहां पे आप यूज कर देंगे डिपॉजिट। सो दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए कॉमन एरर। एक और वर्ड यहां पे डिस्कस कर दूं, सबमिट के से मिलता जुलता एक और वर्ड है सबमिट। सबमिट मीन्स होता है पिक। चोटी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं चोटी, पहाड़ की चोटी या जो शिखर होता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सबमिट। कभी कभी देश के शासन अध्यक्षों के द्वारा हेड ऑफ द स्टेट्स की जो मीटिंग होती है उसको भी हम लोग कहते हैं सबमिट, क्योंकि उसमें वहाँ के जो टॉप मोस्ट लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सबमिट एंड सबमिट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर था 2, जहां पे डॉक्यूमेंट के पहले द का यूज गलत है। देन वी कम टू क्वेश्चन 6। The aim of the organization is to educate the public about the dangers of the smoking। यहाँ पे एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, इसीलिए द यहाँ पे सही यूज किया गया है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो लोगों को एडुकेट करे, शिक्षित करे। किन लोगों को? खास लोगों को जो सिगरेट पीते हैं उनको ये शिक्षित करे कि किस चीज़ के बारे में, स्मोकिंग के खराब असर के बारे में। तो यहाँ पे स्मोकिंग एक ऐसा एक्शन है जो जनरल है। स्मोकिंग को हम लोग जनरल वे में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मोकिंग, इसीलिए यहाँ पे इस द का यूज़ गलत है, द नहीं होगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज 4। यहाँ पे 4th पार्ट में एरर है। गॉट इट? ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई वैसा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है जो बताऊं। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स वॉज ए स्लोएस्ट जॉब। यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, इट शुड बी अंटिल। अंटिल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बट ये एरर में नहीं आएगा, दिस इज टाइपो एरर। सो यहाँ पे होना चाहिए अंटिल। ए स्लोवेस्ट जॉब अंटिल एली विटने इन्वेंटेड द कॉटन जीन। यहाँ पे एक वर्ड है इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, ठीक है। दिस इज द सेंटेंस। यहाँ पर जॉब एक नाउन है, उसके पहले स्लोएस्ट एडजेक्टिव है, और ये जो एडजेक्टिव है ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट।
तो जब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसके साथ ए नहीं लगेगा, इन प्लेस ऑफ ए इट शुड बी द। अगर द यूज करेंगे तो ये सही होगा। सो 7th का आंसर होगा 2, जहां पे एरर दिखाई पड़ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। देन क्वेश्चन 8, रोड ऑफ बिहार इज बेटर देन दैट ऑफ झारखंड। बिहार का जो रोड है वो झारखंड के रोड से बेहतर है। ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा है, इसमें आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ देखते के साथ आप आंसर टिक कर सकते हैं कि पार्ट 1 में एरर है। कैसे? ये इस कॉन्सेप्ट पे था, रोड नाउन होता है, बिहार इज अगेन नाउन, और इसके बीच में क्या है? ऑफ है। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले के वीडियो में, और इसमें रूल कहता है कि पहले वाले नाउन के पहले द लगेगा। मीन्स रोड के पहले अगर द लिखा होता, सो द रोड ऑफ बिहार इज बेटर देन दैट ऑफ झारखंड। सो एरर किस पार्ट में आपको दिखा? एरर दिखा पार्ट 1 में। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 9, संजना इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। संजना अपने समय की सर्वश्रेष्ठ कलाकार थी, बट दुर्भाग्यवश उसको सबसे कम रिकॉग्निशन मिला। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचानना। पहचान के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं रिकॉग्निशन। यहां पे देखते हैं एक वर्ड है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, और फॉर्चुनेटली मीन्स होता है सौभाग्यवश, इसका अपोजिट वर्ड है। यहां पे क्या होगा? यहां पर एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव लिखा हुआ है बेस्ट, इसके पहले यहां पे द सही यूज किया गया है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट यहां पे एक और एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव लीस्ट, लेस, लेसर, लिस्ट, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। तो इस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले भी आंसर आना चाहिए था द, यहां पर भी आना चाहिए था द। तो एरर यहीं पे है, बट अनफॉर्चुनेटली द लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। अब यहां पर एक डाउट आएगा, और स्पॉट द एरर में डाउट क्या फंसा यहां पे कि जो द है ये मेरा आंसर 3 होगा कि 4 होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। क्यों? क्योंकि ये जो द है ये तो इधर भी आ सकता था, यहां पर भी हम लिख सकते थे और यहां पर भी लिख सकते थे। अगर इधर लिख देते तो मेरा आंसर 3 हो जाता, और अगर यहां पे लिखा गया है तो आंसर मेरा 4 है। ठीक है, बट इसके लिए जो कार्डिनल रूल है वो ये कहता है कि बाद वाला जो पार्ट है एरर वहीं पे होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहां तक तो सेंटेंस सही लिखा हुआ आ रहा था, बट ये जो पार्ट जब शुरू हुआ तो वहां पे एक वर्ड मिसिंग था। अगर ये पार्ट द से शुरू होता तो ये अपने आप में सही होता। तो 3 और 4 में कौन सा आंसर होगा? तो मेरा आंसर होगा 4। तो दिस इज अ वेरी कार्डिनल रूल रिलेटेड टू एरर, जो कि यहां पे बताने का मौका मिला, और इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज जानते हुए भी ये ऑप्शन आपका, ये आंसर गलत हो सकता है एग्जाम में। सो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, यहां पे एरर होना चाहिए। राइट? देन क्वेश्चन नंबर 10, वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए होटल इज वेरी एक्सपेंसिव इट डजंट मीन दैट इट्स सर्विसेज इज बेस्ट। यहां पर एक वर्ड है एक्सपेंसिव, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, मजेदार है। एक वर्ड होता है कॉस्टली या डियर, इसका मतलब भी होता है महंगा। एक वर्ड जो यहां पे लिखा गया, दिस इज एक्सपेंसिव, इसका मतलब भी होता है महंगा। एक और वर्ड होता है प्रेशियस। प्रेशियस को भी हम लोग मानते हैं महंगा है,
बट तीनों के यूज में क्या डिफरेंस है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। कॉस्टली और डियर हम लोग यूज करते हैं जो डेली यूज की चीजें होती हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉस्टली या डियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वैन ह्यूसेन का कोई शर्ट खरीदते हैं 4,500 रुपए का, तो शर्ट के हिसाब से 4,500 इज प्रेटी हाई, लेकिन वहां पर हम लोग यूज करेंगे कॉस्टली ही। क्यों कॉस्टली यूज किया जाएगा? क्योंकि शर्ट चाहे कितना भी महंगा हो बट है डेली वियर की चीज, तो वहां पे हम लोग कॉस्टली यूज करते हैं। जैसे कई बार प्याज महंगा हो जाता है, अभी जैसे पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, तो वहां पर भी हम लोग कॉस्टली यूज कर सकते हैं या डियर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली यूज की चीजें हैं, राइट। बट एक्सपेंसिव कहाँ पे यूज किया जाता है? जो लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें होती हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, ज्वेलरी के लिए हम लोग एक्सपेंसिव यूज करेंगे, होटल के लिए, कार के लिए हम लोग एक्सपेंसिव यूज करेंगे, चूंकि ये लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें हैं। जब बेसिक नीड्स पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आदमी इन चीजों को अफोर्ड करता है। और प्रेशस हम लोग यूज करते हैं अनमोल चीजों के लिए जिसकी कोई कीमत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज प्रेशस, टाइम का कोई मूल्य लगा पाना मुश्किल काम है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टाइम इज प्रेशस। तो यहां पे टाइम इज प्रेशस। एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे इससे आपको पता चलेगा कि एक्सपेंसिव और प्रेशस में क्या डिफरेंस है। डायमंड एक लग्जरी आइटम है, महंगा भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डायमंड इज एक्सपेंसिव। बट साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि कोहिनूर इज प्रेशस, कोहिनूर बेशकीमती है, प्रेशस है, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। कोहिनूर के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रेशस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कॉस्टली, एक्सपेंसिव एंड प्रेशस। नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखते हैं ग्रामर का क्या पंगा इसमें है, क्या एरर है, दैट वी आर गोइंग टू लोकेट। If a hotel is very expensive, it doesn't mean that its services is best, right? यहाँ पर लगातार यहाँ तक आने पे कोई भी एरर आपको नहीं दिखेगा, बट पार्ट 4 में एरर है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नहीं बल्कि 2 एरर है। एक एरर क्या है कि सर्विसेज चूंकि प्लूरल है, ये हालांकि आर्टिकल पर बेस्ड एरर नहीं है, ये कह सकते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर बेस्ड एरर है। सर्विसेज चूंकि प्लूरल है इसीलिए इज नहीं होगा, इस की जगह पे यहाँ पे लिखा होना चाहिए था आर। तो दिस इज एरर नंबर 1। साथ ही साथ बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे बेस्ट के पहले हमको लिखना चाहिए द। तो 2 एरर हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट किया, बट बोथ दीज एरर्स आर लाइंग इन पार्ट 4 ऑफ द सेंटेंस। तो अगर पूछा जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। डोंट लुक डाउन अपॉन पुअर, यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है, फ्रेजल वर्ब है। लुक डाउन अपॉन मीन्स नीचा देखना, किसी को नीची निगाह से देखना, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, लुक डाउन अपॉन। देन यहाँ पे और देखने के लिए क्या है ये देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से। He is a poor boy. She is a rich girl. These are 2 very simple examples for you. यहाँ पे बॉय एक नाउन है, और इस बॉय की विशेषता क्या है कि वह गरीब है। तो यहाँ पे जो पुअर यूज किया गया, ये जो पुअर है दिस इज एन एडजेक्टिव, एंड बॉय जो है दिस इज ए नाउन। देन वी कम टू सेकेंड एग्जाम्पल। गर्ल यहाँ पे नाउन है और रिच यहाँ पर
एडजेक्टिव है। जैसे ऊपर में पुअर एडजेक्टिव था, उसका अपोजिट एडजेक्टिव यहाँ पे रिच है। करेक्ट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है कि कभी कभी द प्लस एडजेक्टिव अगर होता है, किसी एडजेक्टिव के पहले अगर हम द पुट कर देते हैं तो ये क्या करता है, ये पूरे क्लास को, पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। द होल क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कॉम्बिनेशन द प्लस एडजेक्टिव। ठीक है। अब इसी पर बेस्ड एग्जांपल्स यहां पे लिखता हूं। The rich are arrogant. The rich are arrogant. This is one example. And second example is the poor are helpless. The poor are helpless. ठीक है। यहां पर rich क्या है, इसके हिसाब से अगर देखें तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले क्या ऐड कर दिया गया, द। तो जैसे ही एडजेक्टिव के पहले द यूज किया गया तो द रिच का मतलब हो गया संपूर्ण अमीर वर्ग। द होल क्लास ऑफ रिच, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं द रिच। ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी। निगेटिव सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि सलमान खान इज एरोगेंट, तो वहां पे हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं, एंड दिस इज एन अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। सो द रिच आर एरोगेंट। ठीक है। यानी कि जितने भी अमीर हैं, जो क्लास है अमीर लोगों का, जो वर्ग है, वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो घमंडी होता है। यहाँ पर पुअर फिर एक एडजेक्टिव है और उसके पहले द जोड़ दिया गया। इसका मतलब कि संपूर्ण गरीब वर्ग के बारे में बात की जा रही है। द पुअर आर हेल्पलेस। जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, वो लाचार होता है, हेल्पलेस होता है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं द पुअर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, इस चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा कि देखने में जो द रिच है ये सिमिलर लगता है, इट सीम्स टू बी सिमिलर, क्लियर, बट इसके साथ जो वर्ब है ये प्लूरल है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एरर ऐसा भी आ सकता है कि लिख देगा द रिच इज एरोगेंट, तो ये गलत होगा और आर वाला सही होगा। माइंड इट, ध्यान दीजिएगा। द रिच देखने में सिमिलर लगता है तो क्या होता है, लगता है कि इसमें वर्ब इज होगा, लेकिन अगर इज यूज करेंगे तो गलत होगा। इट इज कंसीडर्ड प्लूरल और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होता है। सो द रिच आर एरोगेंट, ये सही है। लाइकवाइज द पुअर के साथ अगर इज लगा देंगे तो गलत होगा, पुअर के साथ आर सही है। द पुअर आर हेल्पलेस। सो दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट दैट आई डिस्कस्ड फॉर योर बेनिफिट। इसको ध्यान में रखिएगा। सो यहां पे क्या होगा, डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर होगा। सभी गरीब लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो पुअर के पहले यहां पे आना चाहिए द। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन 11 की हम बात करें कि एरर कहां पे है, तो मेरा आंसर होगा 4। राइट। एनी डाउट्स? अगर एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट होगा, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि डाउट का जरा सा भी चांस नहीं बचे। अगर फिर भी समझने में कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो यू आर फ्री टू कमेंट, और जो भी कमेंट आप करेंगे अकॉर्डिंगली उसको क्लैरिफाई किया जाएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। बट कमेंट आप लोग करते नहीं हो, इसका दो ही मतलब है, या तो सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, अगर ये है, अगर इसका मीनिंग मैं ये लूं, देन आई एम ए वेरी हैप्पी मैन। बहुत खुश हूं कि मैं जो भी पढ़ाता हूं मेरे स्टूडेंट सब चीज समझ लेते हैं। और कभी कभी आदमी कमेंट इसलिए भी नहीं करता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। अगर ये स्थिति है तो मेरे लिए खराब है। इसीलिए जो भी हो आप बता जरूर दो कि समझ में आया या नहीं आया।
अगर पूरी तरह से समझ में आ गया तो कुछ कमेंट में अच्छा भी लिखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी लिखना आपका अधिकार है, अपने अधिकार का प्रयोग करना सीखो, राइट। एंड नाउ विद दिस हिंट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, मनीष हैज अबेंडेंड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू लीड ए सिंपल लाइफ। जेल से लौटने के बाद मनीष ने अपनी सारी आपराधिक गतिविधियों को त्याग दिया। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं, एक तो एक्टिविटीज और दूसरा है अबेंडन। अबेंडन मीन्स होता है त्याग देना, उसी का यहाँ पे V3 यूज किया गया है अबेंडन, और एक्टिविटीज मीन्स होता है गतिविधियां। तो जेल से लौटने के बाद मनीष ने अपनी सारी आपराधिक गतिविधियों को त्याग दिया और एक सरल जीवन या सिंपल लाइफ, सादा जीवन जीना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ जगह ऐसी होती है जो खास पर्पस के लिए बनाई जाती है। जेल एक खास पर्पस के लिए बनाई गई है कि अपराधी वहां जाकर सजा काटते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर जेल के पहले डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मनीष से अगर रिलेट करें जेल को, तो इसका उपयोग उसी के लिए किया गया जिसके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका होगा कि आपको सर कैसे पता चला कि उसी पर्पस के लिए यूज किया गया है? तो अगर आप सेंटेंस को पूरा पढ़कर समझोगे तो देखोगे कि यहाँ पे एक वर्ड है क्रिमिनल एक्टिविटीज। मनीष ने अपनी आपराधिक गतिविधियां छोड़ दी। इसका मतलब कि जेल से लौटने के पहले तक वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था, जिसको अब उसने छोड़ दिया। तो इसीलिए वो जरूर जेल गया होगा सजा काटने के लिए। तो जेल को उसी पर्पस के लिए यूज किया गया फॉर विच इट वॉज मेंट टू बी, और इसीलिए इसके पहले द लगाना गलत है। द अगर नहीं होता तब ये सेंटेंस सही होता। सो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 1, राइट। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग कोई चैप्टर कवर करते हैं, कोई टॉपिक पूरा कवर करते हैं इंग्लिश में, तो ज़्यादातर रूल्स को कवर करने की उसमें कोशिश की जाती है। मैंने भी वैसा ही किया, लेकिन फिर भी छिटपुट इधर उधर कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो एरर करने के टाइम में हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। ये वैसा ही एक छोटा पॉइंट है जो मेरे लेक्चर में कवर्ड नहीं था, बट यहाँ पर एरर के रूप में आया है। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको याद रहेगा। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टेक अवे देयर किड्स फॉर टूर इन द विंटर। यहाँ पे विंटर है, विंटर के पहले द लगेगा कि नहीं, दिस इज ए मैटर ऑफ डिबेट। ये डिबेट का विषय है, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है कि ऋतुओं के नाम के पहले द नहीं लगता। समर के पहले भी द नहीं लगेगा, विंटर के पहले भी द नहीं लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो द यूज किया गया है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए था। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13 इज 3। इसके पार्ट 3 में एरर पाया गया, राइट। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 14। One should be true to one's promise in order to earn name and fame in the life। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है दिस इज ए जनरल टाइप ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे वन यूज किया गया है। वन का मतलब ये जनरल टाइप का स्टेटमेंट है, और ये न्यूटर जेंडर है। दोनों के लिए, स्त्रीलिंग के लिए भी यूज करते हैं हम लोग और पुल्लिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं वन। इसको ध्यान में रखना है। बट एनीवे ये दूसरा डिस्कशन का टॉपिक है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग है कि किसी के लिए भी ये स्टेटमेंट सही है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, उसको अपने वादों के प्रति पक्का होना चाहिए या सच्चा होना चाहिए,
अगर वो अपने जीवन में नाम कमाना चाहता है तो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और यहाँ पे जीवन की बात की गई है, लाइफ, इसको जनरल सेंस में यूज किया गया है। और ये वाला भी हम लोगों ने पढ़ा है, ओमिशन वाले वीडियो में ये देखने को आपको मिलेगा कि मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, नेचर, इसको अगर हम लोग जनरल सेंस में यूज करते हैं तब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। और यहाँ पे चूंकि द लगाया गया है, दिस इज रॉन्ग, लाइफ के पहले द नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा 14th का आंसर होगा 4। 4th पार्ट में एरर है, लाइफ के पहले द का यूज नहीं होना चाहिए। करेक्ट? देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। He always practices the justice and cares for moral principles. वो हमेशा न्याय करता है और ध्यान रखता है कि नैतिक सिद्धांतों, और ध्यान रखता है नैतिक सिद्धांतों का। राइट? यहाँ पे अगर पहले हम इस वर्ड की बात करें तो इसके लिए बताना पड़ेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। एक वर्ड होता है एडवाइस और एक वर्ड होता है एडवाइस। ये डिफरेंस अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो जिंदगी भर ये फिर समझ में नहीं आएगा, आदमी बुढ़ापा तक फिर गलती करते रह जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, ये देखते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे सी है और यहाँ पर एस है। अगर सी है तो ये नाउन है और अगर एस है तो ये वर्ब है। हिंदी में अगर देखें तो अगर नाउन है तो इसका मीनिंग होगा सिर्फ सलाह, और अगर ये वर्ब है तो एक्शन जुड़ जाएगा इसमें, सलाह देना। क्लियर? आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। तो आई एम गोइंग टू गिव अ एग्जाम्पल। योर एडवाइस इज गुड। आपकी सलाह अच्छी है। यहाँ पे एडवाइस को यूज किया गया नाउन के रूप में, और यहाँ पे एडवाइस का मीनिंग हुआ सिर्फ सलाह। योर एडवाइस इज गुड, तो यहाँ पे नाउन के रूप में यूज किया गया और इसका मीनिंग सेंटेंस में जो है वो सिर्फ सलाह है। अब वर्ब में के रूप में हम लोग कैसे यूज करते हैं? काइंडली एडवाइज मी ऑन दिस इशू। काइंडली एडवाइज मी ऑन दिस इशू। यहाँ पे मार्क कीजिएगा डिफरेंस क्या है, वर्ड के यूज में डिफरेंस है। यहाँ पे सी यूज किया गया है, यहाँ पे एस यूज किया गया, और चूंकि यहाँ पे एस यूज किया गया है इसीलिए सॉरी ये वर्ब होगा। एक मिनट, ये जो है ये वर्ब है, मीन्स इसका मीनिंग क्या निकलना चाहिए? सलाह देना। सेंटेंस को पढ़ के देखने पे यही पता चलता है कि इस मुद्दे पर कृपया मुझे सलाह दीजिए। तो यहाँ पे एडवाइस सी वाला होगा और यहाँ पर एस वाला यूज किया गया है। ठीक है, नाउ इसी से हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है वास्तव में यहाँ पे एस होना चाहिए था। दिस इज अ टाइपो एरर, इन प्लेस ऑफ सी इट शुड बी एस। इसी तरह से देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस। यहाँ पे सी है तो ये नाउन है, इसका मीनिंग क्या होगा? अभ्यास। और यहाँ पे चूंकि एस है तो इसीलिए ये वर्ब होगा, और तब इसका मीनिंग क्या होगा? अभ्यास करना। अभ्यास करना। सेंटेंस में अगर एग्जाम्पल की बात होगी तो हम कह सकते हैं
ही प्रैक्टिसेस मैथ्स फॉर 5 hours डेली। वो मैथ का अभ्यास 5 घंटे रोज करता है। तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ये वाला वर्ब वाला, और उसके मैथ का अभ्यास अच्छा है, हिज प्रैक्टिस ऑफ मैथ इज गुड, तो वहाँ पे हम लोग सी वाला यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस है। एक और आता है वर्ड कई बार, डिवाइस और डिवाइस, यहाँ पे एस यहाँ पे सी। ये नाउन है, इसका मतलब उपकरण, और ये वर्ब है, तो इसका मीनिंग होता है उपाय निकालना। निकालने के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं डिवाइस। तो ये था इसका डिस्कशन। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 15 कि इसमें क्या एरर है ये देखते हैं। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। वो हमेशा न्याय का पालन करता है। तो एक खास न्याय का पालन नहीं करता, जनरल न्याय की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो जस्टिस वर्ड है, ये एक डेफिनेट जस्टिस नहीं है, एक खास जस्टिस नहीं है, बल्कि ये जनरल है। और जब जनरल है तो उसके पहले द नहीं लगेगा। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 2। एरर इसमें पार्ट 2 में है, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, Sanjana, the chief secretary of this university, is going on a strike from Tuesday. ये वाला भी omission of articles में हम लोगों ने इसके पहले ही वाले वीडियो में पढ़ा था, बहुत सा एग्जाम्पल भी दिया था। उसमें एक एग्जाम्पल था on leave, करेक्ट। उसी तरह से यहाँ पे on a strike नहीं होगा, यहाँ पे a का यूज गलत है, on strike होगा। is going on strike from Tuesday, हड़ताल पर, उसके लिए ऑन स्ट्राइक यूज होता है। ए को यहाँ से हटाना होगा, तब ये सेंटेंस सही होगा, इसीलिए आंसर है 3। 16th का आंसर है 3। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 17, व्हाइल ट्रैवलिंग बाय ए ट्रेन। ये वाला भी कल ही डिस्कस किया गया है। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, बाय कार होता है, बाय बस होता है, बाय रोड होता है, बाय ट्रेन होता है, बाय एयर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखते के साथ, इसमें सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, देखते के साथ एरर स्पॉट करेंगे। बाय और ट्रेन के बीच में ए गलत है, सो द आंसर इज 1। यहाँ पे सेंटेंस में अगर देखें तो कौन सा वर्ड ऐसा है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। एक वर्ड है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मीन्स होता है तर्क। आर्गू मीन्स होता है तर्क वितर्क करना, और आर्गुमेंट मीन्स होता है तर्क। कंपार्टमेंट अगर रेलवे के सेंस में हम लोग यूज करते हैं तो कंपार्टमेंट मीन्स होता है डिब्बा। रेल के डब्बा के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कंपार्टमेंट। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 17 इज 1। यहाँ पे बाय ए ट्रेन के बीच में ए नहीं होगा, राइट। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18th में देखते हैं। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो टाइप ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ हम लोगों ने यूज किया था। सेंटेंस को पहले एक बार पढ़ें। बाबू राव डज नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन हु स्पीक्स समथिंग एंड डज समथिंग एल्स। बाबू राव के बारे में कहा जाता है कि बाबू राव वैसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ, ये हम लोगों ने कल के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, ऐसा बहुत सा है। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में आपको दिखेगा, कल डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन हुआ था। इसके बाद जब भी हम लोग कोई नाउन लगाते हैं तो इस नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लड़कियां अक्सर बोलती हैं आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बॉय। वहां पे अगर वो बोलेंगी टाइप ऑफ ए बॉय तो गलत हो जाएगा। इसी चीज को यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे। टाइप ऑफ के बाद जो यहाँ ए यूज किया गया है, दिस इज रॉन्ग, और एरर इसी पार्ट में है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 18 इज 2, करेक्ट। इसमें कोई डाउट?
ये वाला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एरर्स कई बार पूछे जाते हैं और आपको ये एक्सप्रेशंस ध्यान में रहने चाहिए। देन वी कम टू क्वेश्चन 19। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है एंड इट नीड्स सम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। परमानंद boasts of having good knowledge of mathematics, but everybody knows how far he is good at mathematics। तो यहाँ पे एक वर्ड है जिसको डिस्कस करता हूं अलग से। कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। एक वर्ड होता है बोस्ट और एक और वर्ड होता है बूस्ट। बोस्ट एक वर्ब है, बूस्ट एक नाउन भी है और बूस्ट एक वर्ब भी है। बोस्ट का मतलब होता है डिंग हाँकना। कुछ लोगों की आदत होती है, जानते कम है लेकिन डिंगे ज़्यादा हाँकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बोस्ट। और बूस्ट का अगर बूस्ट नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो हम लोग बोलेंगे हौसला, और अगर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है तो हौसला बढ़ाना। जैसे जब इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया में खेलती है, होम ग्राउंड रहता है, तो वहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स होते हैं दे बूस्ट द टीम। वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बूस्ट को एज ए वर्ब। और आपके आने से मुझे बूस्ट मिला, मतलब मुझे हौसला मिला, तो वहाँ पे हम लोग इसको एज ए नाउन यूज़ करते हैं। तो ये था बोस्ट और बूस्ट के बीच में डिफरेंस। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे नॉलेज के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज यहाँ पे आया है, इसको हम लोग 3 सेंस में यूज करते हैं। नॉलेज, और नॉलेज। वन, 2 and 3। अब देखते हैं, अगर नॉलेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ हो, इसका मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल नॉलेज। नॉलेज को उसके जनरल सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नॉलेज इज पावर। आप लोग देखते होंगे लिखा होता होगा ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। यहाँ पर नॉलेज के पहले ना तो ए लगेगा ना ही द लगेगा, करेक्ट। सेकेंड, ए हम लोग कब लगाते हैं? जब इसके पहले एडजेक्टिव आता है, तब ए भी लग सकता है और यहाँ पे एन भी लग सकता है। मीन्स नॉलेज के पहले अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है तो उस एडजेक्टिव के हिसाब से हम लोग ए या एन लगाते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ए गुड नॉलेज, ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे क्या देखने को मिला? यहाँ पे नॉलेज है, नॉलेज के पहले एडजेक्टिव क्या लगा? गुड लगा, और इसी के हिसाब से यहाँ पे क्या लगा? आर्टिकल ए लगाया गया, राइट। फिर ऐसा भी लिखा जा सकता था, यहाँ पे अगर नॉलेज के पहले एक्सीलेंट लिखा हुआ होता, एक्सीलेंट नॉलेज, तो एक्सीलेंट के पहले क्या लगता? एन लगता। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि नॉलेज के पहले अगर एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के हिसाब से हम लोग या तो ए या एन प्लेस करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, गुड एडजेक्टिव है तो गुड के हिसाब से ए, एक्सीलेंट भी एडजेक्टिव है तो एक्सीलेंट के हिसाब से यहाँ पर एन यूज किया गया, राइट। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, कभी कभी नॉलेज के पहले हम लोग द भी लगा देते हैं। कब? जब वो एक डेफिनेट नॉलेज है, डेफिनेट नॉलेज अगर दिखाना है तो वहाँ पे हम लोग द भी यूज़ कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसका भी एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ पॉइंट 3 का। द नॉलेज यू हैव, आपके पास जो ज्ञान है
मैं किस नॉलेज की बात कर रहा हूँ? सबों के नॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उस नॉलेज की जो आपके पास है। और आपके पास जो भी नॉलेज है वो क्या है? एक डेफिनेट है, डेफिनेट टाइप है, तो इसीलिए यहाँ पे द लगाया गया। सेंटेंस को अगर हम आगे लिखें तो द नॉलेज यू हैव इज सफिशिएंट, द नॉलेज यू हैव इज सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम। एग्जाम क्रैक करने के लिए जो ज्ञान आपके पास है, द नॉलेज यू हैव इज सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम, टू क्लियर द एग्जाम। के कोई खास एग्जाम की बात अगर की जा रही है तो उसको क्लियर करने के लिए जो नॉलेज आपके पास है वो सफिशिएंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है गुड नॉलेज, तो परमानेंट बोस्ट ऑफ हैविंग ए गुड नॉलेज, यहाँ पे ए अगर हम लोग प्लेस करते तब ये सेंटेंस सही होता। सो एरर कहाँ पे है? एरर है पार्ट 2 में। सो द आंसर इज 2। क्लियर? नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 20। ये वाला भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कॉम्परेटिव डिग्री का द के यूजेस में बताया गया था। ऑफ द 2 आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। यहाँ पे यहाँ पर एक टर्म आ रहा है ऑफ द 2। इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट था जिस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए थे। ऑफ द 2 जब भी रहता है तो हम लोगों का ध्यान तुरंत जाता है कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव पे। यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव है बेटर, और इसमें बताया गया था कि उस कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द जरूर रहेगा। तो यहाँ पे द चूंकि मिसिंग है, नहीं है, इसीलिए एरर पार्ट 4 में है। मेरा आंसर होगा 4। ऑफ द 2 आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। तो यहाँ पे आंसर होगा बेटर के पहले द, राइट? देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 21। 21 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं, बाई हैंड। बाई हैंड यूज किया जाता है, हाथों हाथ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कभी कभी किसी को बोलते हैं कि अभी मेरे पास कैश नहीं है, बट यू डोंट वरी, आप घर जाइए, कल किसी से मैं बाई हैंड पैसा भेज दूंगा, हाथों हाथ भेज दूंगा। तो बाई हैंड का मतलब क्या होता है? हाथों हाथ। बट यहां पर मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसको हाथ से पकड़ लिया। जब उसको मर्डर का दोषी पाया गया, खून का दोषी पाया गया, तो पुलिस ने उसको हाथ से पकड़ लिया, मतलब उसके हाथ को पकड़ लिया। यहां पर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस पकड़ती है, कभी यहां पकड़ती है, कभी कॉलर पकड़ लेती है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि पुलिस ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। तो यहां पर अगर उस सेंस में हम लोग यूज करते हैं तो बॉडी के किसी पार्ट से पकड़ने के सेंस में अगर यूज करेंगे तो उसके पहले हमको द लगाना पड़ेगा। बाय द हैंड, पुलिस ने उसको हाथ से पकड़ लिया, मतलब उसके हाथ को पकड़ लिया, तो बाय द हैंड पुलिस ने उसके गिरेबान को पकड़ लिया, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे बाय द कॉलर। ठीक है? तो दैट वे इसमें एरर कहां हुआ? यहां पे द होना चाहिए था, विच इज मिसिंग। सो द एरर लाइज इन पार्ट 2। 21 का आंसर होगा 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 22। माई फादर रिटर्न फ्रॉम USSR यस्टरडे। ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये बताता हूं। कंट्रीज के नाम में कैसे चलता है आर्टिकल का यूज? 3 कैटेगरी में नाम लिखे जाते हैं, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। अगर सिर्फ नाम जैसे लिखा जाता है सिंपल इस तरह से, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका,
इस तरह से अगर नाम लिखे गए हैं तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा और ना ही द लगेगा। इंडिया के पहले ए नहीं लगता, चाइना के पहले द नहीं लगता, इंग्लैंड के पहले भी द नहीं लगता। लेकिन अगर किसी देश का नाम कंपाउंड नाउन के रूप में है, जैसे इंग्लैंड को लिखा जाता है यूनाइटेड किंगडम, दो वर्ड को मिला के बनाया गया यूनाइटेड किंगडम, तो क्या होगा, इसके पहले द लगेगा। कंपाउंड नाउन अगर होगा तो द लगेगा। अमेरिका में क्या हम लोग लिखते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर अमेरिका लिखा हुआ है तब द नहीं लगेगा, बट अगर यूएसए लिखा हुआ है तो वहां पर द लगेगा। उसी तरह से पहले रूस को इस नाम से जाना जाता था यूएसएसआर, अगर लिखा हुआ है तो इसके पहले भी द लगेगा। तो यहाँ पे एरर क्या हुआ, यूएसएसआर के पहले द होना चाहिए था, विच इज मिसिंग हियर। नाउ थर्ड भी एक देश का नाम होता है। कुछ देश के नाम ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एस लगा रहता है, जैसे फिलीपाइंस, मालदीव्स, वेस्ट इंडीज। ये वैसे देश के नाम हैं जिसके अंत में एस दिखेगा, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। एक और एग्जांपल, नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, यहाँ पर भी एस लगा हुआ है। तो इस तरह का जब रहेगा तो उसके पहले भी द लगता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस भी किया है पहले के वीडियो में। द वेस्ट इंडीज, अगर नीदरलैंड्स लिखा हुआ है तो वहां पर भी द नीदरलैंड्स आएगा। हाँ, नीदरलैंड्स का दूसरा नाम भी है, नीदरलैंड्स को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर हॉलैंड है तब इसमें कुछ नहीं लगेगा, बट अगर नीदरलैंड्स है तो इसके पहले द लगेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर होगा 2, एरर पार्ट 2 में है। Then we come to question 23. The protesters went on rampage and set ablaze 3 shops, resulting in injuries to 30 people, including women and children. यहाँ पे कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और विरोध करने वालों के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं प्रोटेस्टर, विरोध करने वाले। ठीक है, यहाँ पर एक इडियम यूज किया गया, ऑन रैम्पेज। ऑन रैम्पेज का मतलब होता है हिंसक होना। क्या है, विरोधी हिंसक हो उठे। और यहाँ पे एक और फ्रेज यूज किया गया है, सेट अब्लेज। सेट अब्लेज का मतलब होता है आग लगा देना। और विरोधियों ने 3 दुकानों में आग लगा दी। अब यहाँ पर जो ऑन रैम्पेज है ये गलत है, सही होता है ऑन ए रैम्पेज। यहाँ पे ए होना चाहिए। वायलेंट बिहेवियर के लिए हम लोग यूज करते हैं, हिंसक बर्ताव के लिए यूज करते हैं ऑन ए रैम्पेज। तो इन प्लेस ऑफ ऑन रैम्पेज इट शुड बी ऑन ए रैम्पेज। तो इसका आंसर होगा 23 का पार्ट ए में एरर है। अगर आपको ये ध्यान में है तो देखते के साथ आप इस पार्ट को टिक कर देंगे, 1 को। आंसर होगा 1। Then we come to question number 24. On my request, Jatin introduced me to his friend who is a singer and a scientist. ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मेरे कहने पर, मेरे अनुरोध पर जतिन ने मुझे अपने दोस्त से परिचय, मेरा परिचय अपने दोस्त से करवाया। फ्रेंड यहाँ पे क्या है, एक ही फ्रेंड की बात की जा रही है और उसके 2 क्वालिटी को दिखाया जा रहा है कि वो सिंगर भी है और साथ ही साथ साइंटिस्ट भी है। जब एक ही नाउन को या एक ही व्यक्ति के बारे में हम लोग बताते हैं तब 2 अलग अलग आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। पहला वाला ही कॉमनली यूज होगा, हु इज ए सिंगर एंड साइंटिस्ट। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दोनों जगह आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। पहले वाले में जो आर्टिकल यूज होगा वो दूसरे वाले को भी कवर करेगा, दूसरे वाले नाउन को भी कवर करेगा। तो इसका आंसर होगा 24 का आंसर होगा डी, राइट।
और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. In recent times, companies have found the internet to be ideal place to hire personnel and form business partnerships. कहता है कि हाल के समय में अगर देखा जाए, यहाँ पे टाइम्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टाइम को टाइम्स यूज़ किया जाता है अगर इसका मतलब होता है युग या काल. तो आधुनिक काल की बात यहाँ पे की जा रही है. कंपनीज ने क्या देखा कि इंटरनेट एक आदर्श जगह है जहाँ से हम लोग बिजनेस पार्टनरशिप के लिए लोगों को हायर कर सकते हैं. पर्सनल का मतलब होता है काम करने वाले, कर्मचारी के लिए वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं पर्सनल. पर्सनल मीन्स एक वर्ड होता है पर्सनल. पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिगत. पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं, प्लेस एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हमको ए या द या एन कुछ भी लगाना पड़ेगा, डिपेंड करेगा आइडियल पर. अब आइडियल यहाँ पे है, आई है, तो यहाँ पे हम लोग एन भी यूज़ कर सकते हैं और द भी यूज़ कर सकते हैं. एन और द दोनों यूज़ हो सकता है आइडियल के पहले. कैसे? अगर सिर्फ एक जगह, अगर आइडियल को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में ले लेते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, तब सिर्फ एक ही जगह ऐसी होगी आदर्श जगह, तो वहाँ पे द यूज़ होगा. और अगर इस तरह के आदर्श, इस तरह का स्टैंडर्ड और भी जगहें हैं, उस सेंस में अगर यूज़ करेंगे तो आइडियल के पहले एन लगेगा इस प्लेस के लिए. तो यहाँ पर भी आर्टिकल मिसिंग था. आइडियल के पहले या तो एन या द यूज़ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं था. तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा 2. यहाँ पे पार्ट 2 में एरर था. तो ये थे 25 क्वेश्चंस आज के, जिसमें कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए. और ये जो क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम्स जो आप देंगे और आर्टिकल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे. कुछ अलग टाइप होगा, कुछ अलग वैरायटी होगी. बट जाने के पहले एक थोड़ा सा मोटिवेशनल टिप कि ज़िंदगी में भगवान ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं, बट इंसान की फितरत क्या है, मनुष्य दुखी क्यों होता है? क्योंकि जो चीज़ उसको मिली है उससे खुश नहीं है, वो और ज़्यादा या दूसरी या तीसरी चीज़ पाने के चक्कर में लगा रहता है, और यही उसके दुख का कारण है. आज मेरे व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छा मैसेज आया कि एक आदमी बहुत ताव से एक बार्बर शॉप में घुसा, सलून में घुसा और बैठ गया चेयर पे जाके कि चलो कटिंग करो. कटिंग के लिए बैठ गया चेयर पे. तो बार्बर ने पूछा, उसके सर में सिर्फ 8 बाल थे, ओनली 8. तो बार्बर ने पूछा उससे कि क्या करना है, कट करना है या काउंट करना है? उसने रॉब में बताया कि ना कट करना है, ना काउंट करना है, कलर करना है. सोचिए, 8 बाल उसके पास है. दूसरा आदमी रहता तो शर्म, इतना कॉम्प्लेक्स उसमें रहता कि कभी बार्बर शॉप में नहीं जाता. बट जीने का उसका मतलब देखिए कि वो उसी में कितना खुश है. 8 बाल है तो क्या हुआ, इसको भी लेटेस्ट कलर में तुम कलर करो. ये कहलाता है जीने का जज्बा. और अगर इस जज्बे के साथ हम जीते हैं तो कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी, कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी परेशान नहीं होंगे. इसी के साथ आज के सेशन को मैं क्लोज करता हूं. कल फिर मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ इस सेशन में, जिसमें कि एरर्स डिस्कस किए जाएंगे. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.